एनडीए को 25 से 35 सीटें। क्षेत्रवार ये जो आंकड़े आए हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मगध एनडीए को 25 से 35 सीटें, मिथिला की बात की जाए एनडीए को 25 से 35 सीटें। आंकड़ा ये बेहतर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि एनडीए का जादू चला है। वाकई और तिरहुत प्रखंड की बात कर लें, एनडीए को 15 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही है। भोजपुर शाहबाद का इलाका जो एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण था, उसमें भी वहां पर भी एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं मगध क्षेत्र की बात करें 25 से 35 सीट। बिल्कुल लगातार ये सीटें दिखा रहे हैं और क्षेत्रवार आप देख रहे हैं। मिथिला एनडीए को 25 से 35 है और भोजपुर की बात करें वहां पर भी एनडीए के पक्ष में माहौल दिख रहा है। वाकई अभिरंजन जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो सिलसिलेवार ढंग से हम जिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तेजस्वी यादव ने बहुत कड़ी मेहनत की है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। इसमें 189 रैलियां बहुत बड़ी बात होती है। लगातार जनता के बीच वो जाते रहे, तो आखिर कहां पीछे रह गए? क्यों जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही होगी, या जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे होंगे? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हिमाचल में जो 25 से 35 सीटें एनडीए को दिखाई जा रही हैं, ये इम्पॉसिबल है। अब मुझे नहीं पता कि सीमांचल के 4 जिलों के अलावा क्या और कुछ जिलों को जोड़कर एक बड़ा सीमांचल तैयार किया गया है जिसमें कि एनडीए को 25 से 35 सीटें। सीमांचल के 4 जिलों में देखिए 24 विधानसभा सीटें हैं और उन 24 विधानसभा सीटों में आज हमने देखा है कि लगभग 75 से 80% तक वोटिंग हुई है और वो सारे के सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खास करके उसमें किशनगंज में तो 75% मुस्लिम आबादी है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इन सब में भी 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। तो सीमांचल में ये पॉसिबल नहीं है कि एनडीए को 25 से 35 सीटें मिल जाए। मुझे लगता है या तो कोई टाइपो एरर हुआ है जिसको आप एक बार क्रॉस चेक करवा लें, या फिर अगर इस तरह का है तो मुझे लगता है कि इसमें सीमांचल का आकार इन्होंने शायद बढ़ा दिया है, कुछ और जिलों को उसमें शामिल कर दिया है। अब जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की देखिए बात आती है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में मैंने एक चीज कही कि इनके जो वोटर्स हैं वो बड़े एग्रेसिव और बड़े कमिटेड हैं। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। देखिए क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्षेत्रवार रख रहे हैं, देखिए आंकड़े। भागलपुर महागठबंधन को 10 से 20 सीटें मिलती हुई दिख रही है। भोजपुर का इलाका महागठबंधन को यहां से 20 से 30 सीटें शुभे। और देखिए सीमांचल 5 से 10 सीट यहां पर महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। मगध क्षेत्र की बात कर ले तो 15 से 25 सीटें महागठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं मिथिला क्षेत्र की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो 5 से 10 सीटें वहां भी, और भागलपुर की एक बार फिर बात कर लेते हैं 10 से 20 सीटें। तो जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं एनडीए घटक दल और महागठबंधन के अगर सीटों की बात करें तो किन क्षेत्रों में कहां कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। उत्पल जी का मैं रुख करूंगी। उत्पल जी, सीमांचल में जो सीटें क्षेत्रवार हम दिखा रहे हैं 5 से 10 आरजेडी या कहिए महागठबंधन के खाते में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सीमांचल की 90% सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही है। सीमांचल हम लोग गए थे पिछले बार, जिस सीमांचल के जनता और सीमांचल के लोग ने जहां चूक हुई वो उसको स्वीकारे और वो मान रहे थे। सिर्फ जनता की, वहां के जो वोटर हैं उनका मानना था कि सीमांचल की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करने का मिजाज बना लिए थे, क्योंकि बड़े पैमाने पे सीमांचल में शिक्षा से महरूम पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो सीमांचल के लोग हैं। पलायन सबसे ज्यादा वहां से हो रहा है और स्थिति ऐसी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे भी काम हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जातीय जनगणना, जातीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट के आधार पर जो 86% युवा जो मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं, यह रिपोर्ट में है, उसमें बड़े पैमाने पर सीमांचल से लोग हैं। स्वास्थ्य सेवा से जो वंचित लोग रह गए हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर सीमांचल के लोग हैं। आप जिस धार्मिक बहस को छेड़ना चाह रहे थे, वो भूख से लड़ाई करने वाली जो वहां की वोटर हैं, धर्म से भूख नहीं मिट रहे थे उनके, वो ये बात महसूस किए हैं। धर्म से रोजगार नहीं मिल रहे थे उनको। तो जो बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कर रहे थे, पलायन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नौकरी की, और जो सीमांचल के इलाके में विद्यालय महाविद्यालय नहीं है,
जो सीमांचल के इलाके में फैक्ट्रियां नहीं खुल सकी है। बहुत उन्नत जगह है, बहुत संभावना है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो मैनिफेस्टो में हम बात किए थे, वहां पे देखिए चाय जैसे क्रॉप कृषि होती है, खेती होती है। ठाकुरगंज जो प्रखंड है उसमें चाय के उत्पादन होते हैं। बताइए, चाय जहां होता है, जहां अनानास होता है, जहां बांस होता है, जहां चावल होता है, जहां जूट होता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कैश क्रॉप्स जहां होते हैं, वहां के किसान विपन्न है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम किसान से आधारित जो है ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। उस पर किसान के वहां के लोग भरोसा किए। वो बड़े पैमाने पे मुसलमान वहां पे है, वो हिंदू मुसलमान करने से वहां इंडस्ट्री नहीं लगने वाली है, वो लोगों ने महसूस किया है। और इस आधार पे सीमांचल के सारे लोगों ने महागठबंधन में विश्वास कर आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से अपनी जो मत है मतदान किया है। और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल से कितना दम है। ये 14 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो स्पष्ट तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन लगातार हम अभी चर्चा यही बात तो मैं कह रहा हूं। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं, बार-बार अपने दर्शकों को 65 घंटे देखिए, आवाज पहुंचा रहे हैं। 65 घंटे के लिए अरविंद भाई को खुश रहने दीजिए, हमारे अच्छे मित्र हैं। के लोगों ने भी बताया जी। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आपके लिए सुखद है, ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदल जाएंगे। ये 14 तारीख को जब आंकड़े आएंगे तो उनके पक्ष में आएंगे। गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के लिए सुखद है। 14 तारीख के पहले तक बोलने के लिए उनको एक सुविधा है। इस सुविधा के आधार पर वो बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है। वरना जो बिहार के चुनाव में हम लोगों ने पाया, लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन, लोगों का सहयोग इस तरह से मिला। और इस तरह से मिलने के बाद जिस नतीजे पर आज हम लोग पहुंचे हैं, आज एग्जिट पोल में जेडीयू और एनडीए की जो सीटें दिखाई जा रही हैं, मेरा तो मानना है कि इससे भी ज्यादा ज्वाइन किया है। और मैं उम्मीद करती हूं कि प्रीति जी आपने एग्जिट पोल हमारा देखा होगा, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। जी, ये जो एग्जिट पोल अभी दिख रहा है ये टीवी स्क्रीन पर, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाने से एग्जिट होती हुई नजर आ रही है। और जो वो लोग दावे कर रहे थे लगातार कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, हर तरफ जो है बढ़ता हुआ मत प्रतिशत इसलिए हो रहा है क्योंकि सब लोग नीतीश सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल भी उलट नजर आ रही है एग्जिट पोल में। अब तो हम लोग सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर पूर्वानुमान भी था। और एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण लगातार इस बातों को कह रहे हैं, रख रहे हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी यहाँ पर हिट भी है, फिट भी है और अब तो सुपर हिट होने जा रही है। और बिहार में भी जानना चाहेंगे, भले ही गठबंधन में आप हिट नजर आ रहे हो, लेकिन ये जेडीयू बड़ी पार्टी हमारे आंकड़े में नजर आ रही है, बीजेपी पीछे होती नजर आ रही है। क्या मेहनत में कोई कमी रह गई क्या? दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ा, सभी घटक दल के लोगों ने एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को धरातल पर उतारा है। और इसमें कौन दल कितनी सीटें जीतता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सब मिलाकर कितनी सीटें जीतते हैं। और हमको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल कई आ रहे हैं उसमें से हम 160 सीटों से कम तो नहीं ही जीतेंगे, उससे ज्यादा ही जीतेंगे। ठीक है प्रीति जी, बड़े फैक्टर बता दीजिए, कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जिसने काम किया है आपके पक्ष में, और कौन से वो बड़े फैक्टर विपक्ष के लिए हैं जिसके दावे तो विपक्ष कर रहा था लेकिन वो काम करता हुआ नहीं दिखा? बहुत जल्दी से बताइएगा। सबसे पहला फैक्टर है कि महिलाओं को सम्मान मिला, रोजगार मिला, आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया गया। दूसरा, युवाओं को रोजगार मिला, उनको सरकारी नौकरियां मिली, उनको आरक्षण का लाभ मिला। तीसरा सबसे बड़ा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे चुस्त और दुरुस्त रहा, लोगों को आम लोगों चलिए प्रीति जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष वाले तो वही एनसीआरबी का आंकड़ा लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी भी सरकार में उतने ही क्राइम हुए हैं, उतने ही लॉ एंड ऑर्डर में अव्यवस्था देखने को मिली। हमारे साथ माले से कुमार परवेज जी जुड़े हुए हैं। परवेज जी, ये देखिए बार बार उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच विपक्ष के नेता जा रहे थे, और शायद क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं उनमें तब्दीली आ जाएगी? आपके नेता ने जो वादे किए उस पर जनता ने भरोसा किया है? कि एक बात तो आपने जो ब्रेकअप दिया, वो ब्रेकअप से कुछ अजीब सी चीजें पैदा हो गई कि सीमांचल में आप एनडीए को 25 से 30 सीट 20 से 25 सीट आपने दिया है,
और भोजपुर मगध भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कैसे ब्रेकअप दिया है। तो थोड़ा सा इसको आप चेक करिए, वो समझ के परे है, क्योंकि सीमांचल में वो ठीक कर रहे थे 24 ही सीट है, तो कैसे आपका ब्रेकअप ठीक है, वो टाइपिंग एरर भी हो पूरी सकता उम्मीद है, हमको है। वो टाइपिंग एरर प्रवीण जी हो सकता है, उसको हम करेक्ट करा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सीमांचल को लेकर जो अमित शाह भी लगातार बड़े दावे कर रहे थे, घुसपैठिया निकालना है, आप लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, वो तमाम फैक्टर वहां पर काम नहीं किया होगा? नहीं, देखिए एक बात इसमें है कि यदि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और सरकार को विकास पर इतना भरोसा था, तो प्रधानमंत्री का तो पूरा भाषण ही रहा इस बात पर कि सिक्सर के 6 गोली मारो छाती में, और अमित शाह जी घुसपैठिया भगा रहे थे। लेकिन सर आपकी हमने रैलियों तो में SIR में आपके पूछा, कार्यकर्ताओं की तरफ से हमने तो अश्लील गानों भी तो बजाए गए ना, उन अश्लील गानों को लेकर क्यों नहीं बोल रहे आप? तो हमने तो चुनाव आयोग से पूछा कि आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, और मुझे तो नहीं लगा कि किसी टीवी चैनल ने SIR को लेकर के कि एक भी घुसपैठिया चुनाव आयोग ने नहीं बताया, उसको लेकर के पूरी कैंपेनिंग हो रही थी। तो हम तो जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि विकास यदि इतना बड़ा एजेंडा बिहार में था तो इनको घुसपैठिया नहीं बोलना पड़ता। यदि सुशासन इतना बड़ा एजेंडा है तो बार बार इनको अतीत की बात गलत सलत, वो भी सही नहीं, दोहराना नहीं पड़ता। तो अब तक का इतिहास यही है कि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है तो बम्पर वोटिंग सत्ता विरोधी लहर में तब्दील हुई है, सरकार विरोधी लहर में तब्दील हुई है। महिलाओं के वोट परसेंटेज बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन हम आपका इशारा एक तरफ कर दें जी, कि SIR की वजह से 4% वोटिंग में इजाफा है, महिलाओं के वोट कटे हैं, और 10,000 इन्होंने बहुत प्रयास किया 10,000 देकर वोट खरीदने का, लेकिन कर्ज का सवाल भी उतना ही बड़ा सवाल है। तो अपने अपने लोग कॉन्फिडेंट है तो अपनी जो अपनी जगह आपके तरफ हमारा से, मानना महागठबंधन की तरफ से तो दावे बहुत हुए कि नौकरी हम दे देंगे, सरकारी नौकरी तक की बात कर दी गई, 30-30 हजार रुपए जीविका दीदियों को सैलरी दे दी जाएगी। तो ये जो दावे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये काम कर गए होंगे? क्या अभिरंजन जी का मैं रुख कर लेती हूँ, अभिरंजन जी, क्योंकि आंकड़ों की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो फैक्टर भी देखने होंगे कि क्या फैक्टर जमीन पर काम कर रहे होंगे। सुशासन को लेकर बात की गई, और परवेज जी का कहना है कि ये जो तमाम आंकड़े हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। मैं आती हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे जया, बड़ी जानकारी आ रही है। क्या है बड़ी खबर? सबसे पहले आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की क्या आ रही है, न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताएंगे बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, एनडीए को मिल सकती है 30 से 40 सीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां 30 से 40 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए, 2020 की अगर बात करें, एनडीए को वहां पर 29 सीटें थी, 2025 में एनडीए को सीटों का फायदा संभव है। और ये मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि क्या वहां पर भी पसंद किया जा रहा है एनडीए गठबंधन को। अभिरंजन जी, आप ही के पास मैं आ रही हूं, क्योंकि बात यही कर रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे होंगे, और अगर एग्जिट पोल में ये बातें सामने आ रही है कि मुस्लिम बहुल इलाके में एनडीए को पसंद किया गया, तो आपके हिसाब से वो फैक्टर कौन से होंगे जो वहां पर काम किए गए होंगे? तो अगर ये सही है तो फिर ये बिल्कुल तय है कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार से भी ज्यादा घातक नुकसान इस बार महागठबंधन को पहुंचाया है, तभी ये संभव है। और कुछ अन्य सीमांचल के अलावा भी कई सारी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हो सकती हैं, जिनको चूंकि वहां पर 20 से 30% भी यदि मुसलमान हो तो उनको मुस्लिम बहुल माना जा सकता है। तो ऐसी सीटों पर भी जो है वोटों का बंटवारा, चूंकि महागठबंधन के साथ दिक्कतें क्या हुई है, फ्रेंडली फाइट हुई है, फैमिली फाइट हुई है, और भी तरह तरह की फाइट वहां पर हुई है। ठीक है, और ओवैसी तो लगातार कहते रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं महागठबंधन के साथ, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, बहुत खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया। एकजुटता की कमी रही। खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी एक साथ नहीं दिखाई दिए, न महागठबंधन का जो घोषणा पत्र आया उसमें दोनों साथ दिखाई दिए, न मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया उसमें दोनों साथ दिखाई दिए। लंबे समय तक 1.5-2 महीने का गैप रहा जब दोनों नेता एक दूसरे से मिले भी नहीं, बात भी नहीं की। तो इन सारी चीज़ों का देखिए गलत मैसेज तो जाता है। ये संभव है कि कांग्रेस को जिस तरीके से हतोत्साहित किया गया बिहार के अंदर में, उसके नेताओं को मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, उसको सीटें नहीं दी गई,
और जो सीटें दी गई उसमें भी फ्रेंडली फाइट लगा दिया। तो हो सकता है कि कांग्रेस ने भी भीतरघात किया हो, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में बम्पर नुकसान पहुंचा दिया हो। फ्रेंडली और जो फैमिली फाइट है, हो सकता है कि तेज प्रताप ने कई सीटों पर जो है नुकसान पहुंचा दिया हो। तो अब ये अगर होता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी एनडीए को इतनी बम्पर सफलता मिलती है और महागठबंधन वहां भी पिछड़ यानी कि जाता है, अभिरंजन तो जी, उसके आपके यही कारण हो हिसाब से सकता अगर है। हम समझे तो समन्वय, एकता सबसे बड़ी कमी रही महागठबंधन में जो देखने निश्चित को रूप मिली है। से और चुनाव में कोई भी पक्ष जीतता है तो उसकी मजबूती जितनी जिम्मेदार होती है उसकी जीत के लिए, उतनी ही जिम्मेदार सामने वाले की कमजोरी होती है। और ये हम बार बार देख रहे हैं चुनाव में, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो चाहे वो राज्य का चुनाव। चलिए हमारे साथ संजय जी भी हैं, अभिरंजन जी, उनका भी रुख कर लेती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, सीमांचल क्षेत्र में भी एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है और उन्हीं फैक्टर्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो बात अभिरंजन जी ने कर ली समन्वय वाली, एकता वाली, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या 10,000 वाली जो कार्ड नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया उसका भी असर मुस्लिम महिलाओं पर भी देखने को मिला, जो एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट किया करती थी? भी असर हुए होंगे, क्योंकि वो 10,000 रुपए की राशि बाइफरकेट करके थोड़े दिया गया था कि ये राशि हिंदू महिलाओं के लिए है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए है। निश्चित रूप से उस राशि का असर पड़ा होगा। लेकिन एक अभिरंजन जी की बात से मैं भी सहमत हूँ कि ध्रुवीकरण की संभावना वहां बनती है तो एनडीए को बढ़त मिलती है। क्या उस ध्रुवीकरण में, जब अगर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो क्या ओवैसी एक फैक्टर बने वहां? क्या ओवैसी ने अच्छा वोट लिया? वो जो भी इनकी 35-40 सीटें हैं मुस्लिम बहुल सीटें, वो तो सीमांचल में तो 24 सीटें ही हैं। तो अगर वो ध्रुवीकरण का फैक्टर बना, दूसरी बात कि ओवैसी इनको डैमेज कर पाए, और तीसरी बात, अभी तो ठीक है उनका फिगर 0 आ रहा है, लेकिन जनसुराज ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। तो क्या जनसुराज के मुस्लिम कैंडिडेट ने भी अच्छा खासा मुसलमानों का वोट लिया? तो अगर जनसुराज और ओवैसी एक फैक्टर बने होंगे तब ये फिगर आ सकता है कि हाँ ठीक है, एनडीए को उसका लाभ मिल गया और महागठबंधन को उसका घाटा हो गया। लेकिन जो वेलफेयर स्कीम की बात आप कर रही हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जो महिलाओं के हिस्से में जो वेलफेयर स्कीम लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें अंतिम कड़ी में 10,000 रुपए की राशि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई है, वो एक बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट का काम किया है। लेकिन तेजस्वी भी तो वादा कर रहे थे सरकारी नौकरी, लगातार वो कह रहे थे कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनके खाते में पैसे भेजेंगे। तो क्या ये भविष्य की बातें हो रही थी और अभी सीएम की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे, इस वजह से वो अंतर्भाव लिया गया कि कोई अभी काम कर रहा है, कोई करेगा तो बेहतर है कि जो कर रहा है उसके साथ चले जाओ? नहीं, देखिए, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो सरकार होती है और जिनकी योजनाएं चलते रहती हैं, सीधे डीबीटी के द्वारा उनके खाते में पैसे चले जाते हैं। तेजस्वी जी ने बाद में कहा, पहले तो माई बहन योजना के तहत उन्होंने कहा बाकी संजय जी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स के अंतर्गत सोच समझकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अभिरंजन जी कुछ कह रहे हैं, शुभी पहले उनकी बात सुनते हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो, 2 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी ये पहली बनी हुई है। एक तो ये है कि मोदी सरकार ने और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर काफी जोर दिया है पिछले वर्षों में, और उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है और वो सुनिश्चित किया है कि उन तक लाभ पहुंचे। और उनके सारे नेता भी बताते रहते हैं कि मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का सबसे ज्यादा लाभ जो है पसमानदा मुसलमानों को मिल रहा है। तो अगर ये फिगर है तो उसमें मोदी सरकार की तमाम उन योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ है और पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने का भी लाभ है। और जो 3 तलाक के बाद एक मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो एक भाजपा ने दर्द दिखाया, पीड़ा दिखाई, हो सकता है कि धीरे धीरे मुस्लिम महिलाएं उस कारण से भी जुड़ रही हों। और ये बात सच है कि जो 10,000 का ट्रांसफर है या और भी कई सारी राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं, जब लगातार उनके पास पहुंचती हैं, जुड़ रही हैं अभिरंजन जी। और जनसुराज का ये देखिए, जनसुराज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसुराज ने सचमुच 34 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। तो संभव है कि अगर 5-5 हजार वोट भी वो ले आए हो, 10-10 हजार वोट भी लेकर, जहां पर कम मार्जिन से फाइट हो, तो वहां पर नुकसान निश्चित रूप से हो सकता है। तो अगर इस तरह का है तो... जी हमारे साथ अभिरंजन जी जुड़े हुए हैं, अन्य गेस्ट भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ शिशिर जी, क्या लगता है, ये तो आपका इंटैक्ट वोट बैंक था, इसमें भी अगर सेंधमारी हो गई होगी तब तो जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट हो जाएगा?
नहीं देखिए क्या है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कौन से एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बिहार की जनता जो वोट कर रही थी उसका ट्रेंड क्या था। बिहार की जनता ने जिस प्रकार से झेला है पिछले 20 वर्षों में, चाहे वो अब जैसे मुस्लिम मतदाता की बात कर रहे हैं, दो बातें हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे इस बात को कि सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा पलायन उसी इलाके में हुआ है। वहाँ के मतदाताओं का ये दर्द है और उनको एक उम्मीद है, किससे? तो महागठबंधन से, कि सरकार जब बदलेगी। चूंकि उनको ये पता है कि अगर एनडीए के बाद कोई सरकार बनाने की हैसियत में है तो वो महागठबंधन है, इसलिए कहीं से भी वो लोग अपना वोट या कोई भी मतदाता, अभी आपके खास तौर से जो पैनलिस्ट है, ठीक है शिशिर जी, मैं लौटती हूं। प्रीति जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, बीजेपी से प्रीति जी हमारे साथ हैं। प्रीति जी, आपको क्या लग रहा है सीमांचल में जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं कि एनडीए की तरफ रुझान दिख रहा है एग्जिट पोल में, क्या आपको लग रहा है एग्जैक्ट पोल भी यही होगा? और अगर होता है तो आपका आकलन क्या है सीमांचल को लेकर? दिखाया है उसमें हम सहमत हैं, क्योंकि ये बड़ा बदलाव जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है जो कि एक हिडन भी है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आज तक महागठबंधन के लोगों ने खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ सब्जबाग दिखाया है। उनके लिए जब मौका मिला तो जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं चलाया, बल्कि उनके समय के आंकड़ों को हम देख लें तो उनकी सबसे बुरी हालत उनके ही समाज की थी। लेकिन एनडीए के सुशासन व्यवस्था में नीतीश जी ने उनके लिए हर वर्ग, चाहे मोदी जी हो या नीतीश जी, यानी कि डबल इंजन की सरकार ने हर योजनाओं का लाभ उन तक भी पहुंचाया। कोई भी इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमें सीमांचल में जो बड़े वोट बैंक की तरफ, प्रतिशत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें ज्यादा फायदा एनडीए को मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक अब देख लीजिए महागठबंधन में जो माई समीकरण है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें मुस्लिम की बात करें तो ये डिप्टी सीएम की जब घोषणा कर रहे थे तो इन्होंने मुस्लिम समाज को गायब कर दिया डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए। तो उससे भी एक उस समाज में एक बहुत ही निगेटिव एक असर। चलिए, बहुत सारी बातें आपने बताई है प्रीति जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार फिर से बनाने का काम किया है। और देखिए हमारे साथ आरजेडी से उत्पल जी लगातार बने हुए। उत्पल जी, क्या राष्ट्रीय जनता दल से या महागठबंधन की तरफ से उत्पल जी बहुत मुस्कुरा भी रहे तो वो वजह भी बताइएगा कि ये हंसी क्यों? उत्पल जी, एक काउंटर बीजेपी प्रवक्ता जो ही बोल रहे थे उसका एक काउंटर मैं देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल जी। बेसिकली उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सरकार ने इम्प्लीमेंट किया उसको। इनको शायद नहीं पता है, मैं थोड़ा आंकड़ा दे दूं। 3,59,000 करोड़ रुपए जो इनको मिले 5 वर्षों में इन्होंने खर्च तक नहीं किए। ये कैग का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो और अब ये कह रही है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सारी जो है कल्याणकारी योजनाएं इंप्लीमेंटेड हो गई। ये कौन से आंकड़े कहां से इनके पास आ रहे हैं ये मुझे समझ में ये वादे दावे तो लगातार किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स आप सभी बता रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने क्या रिपोर्ट कार्ड आपके लिए तैयार किया है वो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं और उसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। चलिए एक बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए उत्पल जी ये बताइए कि क्या आपको अब ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि कोई गलती हो गई महागठबंधन में? एकता समन्वय अगर बेहतर दिखाया होता, ओवैसी को अगर अपने साथ कर लिया होता, आपके दरवाजे पर वो गए, आपने उन्हें लौटा दिया, उनका तिरस्कार किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो आप एग्जिट पोल दिखा रही हैं, इस दौरान एक बात जरूर देखे होंगे कि इसमें बिहार के 14 करोड़ लोगों का जो हित की बात है वो गायब है। आप कभी भी ये बात चुनाव के पहले भी शीर्ष नेता एनडीए के या आज
टीवी चैनल पे बैठे लोग भी नहीं कर रहे हैं। हमेशा ये बात कह रहे हैं कि एनडीए के लोगों के बीच में या महागठबंधन के लोगों के बीच में समन्वय नहीं था, तो ओवैसी जी से दोस्ती नहीं कर पाए। तो जब या आपकी जो सारे जीत के दावे अगर हमारी कमजोरी है 20 साल में सत्ता में रहने के बाद, तो आपकी अपनी उपलब्धि क्या है ये आप नहीं बता पा रहे हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा चलिए जल्दी से ये बता दीजिए कि अगर ये जो सीमांचल में खेल हुआ है और ओवैसी के खाते में कुछ सीटें जाती भी हैं और वो आपसे मिलने आएंगे, तो क्या आप हामी भर देंगे? पहले कह रहे थे कि घुसपैठिए सारे सरकारी योजनाओं को ये देना चाहते हैं महागठबंधन के लोग, अब कहते हैं कि मुसलमानों को हमने ये दिया वो दिया। तो ये दोमुहा साहब को बिहार के लोग पहले से बहुत बढ़िया से जानते हैं। और ठीक है, अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, अरविंद जी, आपका आकलन क्या है सीमांचल को लेकर? कहा जा रहा है कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उनका कोर वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी, और अगर सेंधमारी हो गई है तो फिर वजह क्या है उसकी? घंटे बाद जब रिजल्ट आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एक बार सवाल जरा दोहरा देंगी? जी, मेरा सवाल यही है कि कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं और रुझान है कि एनडीए को बढ़ाते हैं सीमांचल इलाके में, तो क्या वो ओवैसी वाला फैक्टर काम कर चुका है? क्या पीके की बात कर ली जाए, पीके ने सेंधमारी कर दी, और अगर इनका कोर वोट बैंक है और कोर वोट बैंक में आप लोगों ने सेंधमारी कर दी, तो क्या फैक्टर आपको समझ आ रहा है सीमांचल के लिए? नहीं, देखिए हमारी सरकार ने जो पिछले 2 दशकों के दरमियान जो काम किया, चाहे उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हों, महिलाएं हों, युवाओं हों, इन तमाम वर्गों के लोगों के लिए जो काम किया गया है, उस काम के नतीजा के परिणाम स्वरूप आज इस प्रकार के एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए जा रहे हैं। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए और औद्योगिक बिहार बनाने के लिए जो 25 से 30 फिर से नीतीश का जो हमारी पार्टी का नारा है, इस नारे के आधार पर हम लोगों के बीच गए और लोगों को ऐसा लगा। अरविंद जी, आपने जो दावे किए बिहार में यही बता रहे हैं अरविंद जी कि शायद ये सरकार जो है वो आपकी ही बनने वाली है दोबारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, न्यूज़ 18 के आंकड़े बता रहे हैं एग्जिट पोल में, कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े आप तक पहुंचा रहा था, जिसमें फिलहाल एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू उभर कर सामने आ रही है। लेकिन कड़ी टक्कर भी दिख रही है महागठबंधन से, और जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे वो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, लेकिन 14 तारीख का दिन बहुत अहम होगा, जब ईवीएम खुलेगा और फिर नतीजे सामने होंगे, पता चलेगा कि बिहार में किसकी बहार आई है। फिलहाल जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि एनडीए के खाते में बहुमत है। एनडीए के लिए अच्छी खबर एग्जिट पोल के हिसाब से। तमाम पोल्स और पोल्स हमने आपके सामने रखे, आंकड़ा जो हमारा था वो भी हमने आपको दिखा दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मी, हम लगातार पूछ रहे थे कि बिहार में किसकी बहार है, और ये बहार, इसके बारे में जानकारी आपसे थोड़ी देर के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, न्यूज़ 18 ने सर्वे किया है और न्यूज़ 18 की पूरी टीम ग्राउंड पर गई थी, लोगों से बातचीत की और ये पता लगाने की कोशिश हमने किया कि आखिर इस बार बिहार में किसकी बहार होने वाली है, किसके सर इस बार जनता जो है वो ताज सजाने वाली है। तो कुछ ही मिनटों का अब समय रह गया है, उसके बाद आपको आंकड़े बताने वाले हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो क्या कहते हैं। हमने एक सैंपल साइज लिया है, उसके आधार पर हमने ये जानने की कोशिश की है, कई सारे सवालों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि इस बार बिहार की जनता ने